नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म मनोबल क्लासेस में। दोस्तों, हम वर्ण विचार के एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके तहत हमने स्वर और अयोगवाह को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज के इस क्लास में हम व्यंजन वर्ण को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कोर्स जो हम कर रहे हैं या जो वीडियो को हम देख रहे हैं, ये कौन कौन से एग्जाम के लिए उपयोगी है। यदि आप ये जान लेते हो तो इस वीडियो का देखने का आपका इंटरेस्ट और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो कोर्स कर रहे हैं, ये ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक को ध्यान में रखते हुए हम इस कोर्स को बना रहे हैं, क्योंकि उसमें हिंदी के 100 क्वेश्चंस आएंगे और मैं हर संभव ये प्रयास करूंगा कि आपका 100 का 100 नंबर का पूरा क्वेश्चन बन जाए। ऐसा मैं हर संभव प्रयास करूंगा। इसके अलावा सीजीपीएससी एसीएफ के एग्जाम में हिंदी का वेटेज अच्छा रहता है। सीजीपीएससी के जितने भी एग्जाम हो जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है, सभी के लिए ये कोर्स उपयोगी है। व्यापम के एग्जाम को आप देख लो, व्यापम के सारे एग्जाम में लगभग हिंदी आता है। ठीक है, जैसे आप संयुक्त भर्ती के पेपर में देखो, उसमें 40 नंबर का हिंदी आता है। मंडल संयोजक में 25 नंबर का हिंदी आता है। मंडी निरीक्षक के बारे में बात करें, इसमें भी हिंदी आता है। छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में बात करें तो इसमें हिंदी का वेटेज काफी हाई है। 2012 में जो इसका एग्जाम हुआ था उसमें 56 क्वेश्चन हिंदी भाषा से आए थे। यूपी पुलिस एसआई के बारे में बात करें तो इसमें हिंदी का वेटेज अच्छा तो रहता ही है, साथ ही साथ इसमें हिंदी का लेवल भी काफी हाई रहता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कोर्स यूपी पुलिस एसआई को भी कवर कर देगा। बोलने का तात्पर्य यह है कि भारत का कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है, सभी एग्जाम के लिए कोर्स मोर देन सफिशिएंट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम व्यंजन की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, देखिए, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, जिन्हें बोलने के लिए किसी स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। मतलब देखिए, आप किसी स्वर वर्ण को लंबे समय तक बोलो, जैसे आ आ वर्ण को लंबे समय तक बोलो, आ, आखिरी में आपको आ की ध्वनि सुनाई देगी। ई को लंबे समय तक बोलो, ई, आखिरी में आपको ई की ध्वनि सुनाई देगी। अर्थात आप किसी स्वर वर्ण को जितने लंबे समय तक बोलते हो, आपको उसी वर्ण की ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन जब आप किसी व्यंजन वर्ण को लंबे समय तक बोलते हो, जैसे का को अगर मैं लंबे समय तक बोलूंगा तो आखिरी में आ की ध्वनि सुनाई देगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यंजन है वो स्वरों पे डिपेंड होते हैं, लेकिन जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताया भी था कि जैसे मैं क को लिखूंगा और क को अगर मैं दो टुकड़े में तोड़ता हूं, क को अगर मैं तोड़ता हूं, स्वर रहित करता हूं, तो देखिए ये स्वर रहित का और आ, ठीक है, इस प्रकार से टूटेगा। ठीक है, तो देखिए इससे हमको पता चल रहा है कि हर एक व्यंजन में स्वर मिला होता है। स्वरों के बिना हम व्यंजनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। देखिए, किसी भी स्वर वर्ण को जितना लंबे समय तक बोले, अंत में उसी वर्ण की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे कि मैं अभी आपको बताया उदाहरण, आ वर्ण को जितना लंबे समय तक बोले, अंत में आ वर्ण की ध्वनि सुनाई देगी। लेकिन जब हम का वर्ण अर्थात व्यंजन वर्ण को लंबा बोले तो अंत में आ वर्ण की ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि का वर्ण में आ अर्थात स्वर जुड़ा हुआ है। ये देखिए, बोलने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों आपको कुछ भी नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। सारा का सारा नोट्स मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा। ठीक है, आपको कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं नोट्स बना के फालतू मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सारा नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा। चलिए, अब हम देखते हैं, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में स्वर ध्वनि छिपी रहती है। स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि उस स्वर वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, बल्कि व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं, क्योंकि व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया, का, ये का वर्ण में क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है। ठीक है, का अगर मैं
दो टुकड़ा किया, अगर मैं इसका विच्छेद किया तो ये स्वर रहित का और अ छुपा हुआ है। उसी प्रकार खी को मैं किया, ठीक है, तो देखो स्वर रहित ख और बड़ी ई, ठीक है, दीर्घ ई इसमें छुपा हुआ है, दोनों मिलाकर क्या बना, खी बना। चलिए अब दोस्तों देखिए, हम लोग व्यंजन वर्ण की शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ छोटी छोटी सी बातें बता देता हूं, क्योंकि अभी ये बातें हमारे जो व्यंजन वर्ण को हम कंप्लीट करेंगे तो ये बातें बहुत काम आएगी। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए ये क्या है, ये है खड़ी पाई, ठीक है, ये है खड़ी पाई, और खड़ी पाई के ऊपर जो छत के जैसे रहता है इसको बोलते हैं हम शिरोरेखा। देखो सिर में रेखा है, इसके सिर में रेखा है करके इसको शिरोरेखा, इसको खड़ी पाई बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई एक वर्ण लिखूं, जैसे मैं क लिखूं तो ये है खड़ी पाई और ये है शिरोरेखा। मैं अ लिखूं तो ये है खड़ी पाई, ये है शिरोरेखा। चलिए देखिए, किसी भी वर्ण के ऊपर यदि बिंदी लगे रहता है, किसी भी वर्ण के ऊपर यदि बिंदी लगे रहता है तो उसे अनुस्वार कहते हैं, उसे अनुस्वार बिंदु कहते हैं। उदाहरण जैसे देखें तो अम में ऊपर बिंदी लगा हुआ है, ठीक है। किसी भी वर्ण के बाद यदि बिंदी लगा रहे, किसी भी वर्ण के बाद यदि बिंदी लगे रहे तो इसे हम कहेंगे पंचमा अक्षर बिंदु। इसे क्या कहेंगे हम, पंचमा अक्षर बिंदु, ठीक है। और किसी भी वर्ण के नीचे यदि बिंदु लगे रहे तो इसे हम कहेंगे ताड़नजात बिंदु या ताड़नजात चिन्ह, ठीक है। पंचमा अक्षर बिंदु का उदाहरण दे देता हूं, जैसे अंगा, ये वर्ण के बाद में बिंदु लगा हुआ है, ठीक है। वर्ण के ऊपर लगे रहे तो ये मैं बताया आपको अनुस्वार, ठीक है, जिसको अम भी बोलते हैं। वर्ण के नीचे अगर बिंदु लगे रहे जैसे अड़ा, अढ़ा, यह नीचे बिंदु लगे रहता है, इसको हम ताड़नजात चिन्ह या ताड़नजात बिंदु कहते हैं। किसी वर्ण के पहले यदि बिंदु लगता है, ठीक है, किसी वर्ण के पहले यदि बिंदु लगता है तो उसे हम नुक्ता चिन्ह कहते हैं या नुक्ता बिंदु कहते हैं, ठीक है। जैसे जा के पहले यदि हम बिंदु लगा दे तो यह बन जाता है जा ना। खा, खरगोश के खा के पहले यदि हम बिंदु लगा दे तो यह बन जाता है खा, ठीक है। फा, फल के फा के पहले यदि हम बिंदु लगा दे तो यह बन जाता है फा, ठीक है। तो ये कौन सी भाषा के बन जाते हैं, ये उर्दू फारसी भाषा की वर्ण बन जाते हैं, ठीक है। सभी चीजों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सभी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए देखिए दोस्तों, मैं आपको बताया कि कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारा चीज मैं आपको पहले से बना के रखा हुआ हूं और मैं सभी चीज आपको समझाते जा रहा हूं। जैसे कि अब मैं आपको भी बताया कि यह है खड़ी पाई, उसके ऊपर जो रहता है उसको शिरोरेखा बोलते हैं। मैं उदाहरण भी दिया आपको का, ये खड़ी पाई, ये शिरोरेखा। ऊपर वाले जो बिंदु रहता है उसको हम अनुस्वार बोलते हैं, जैसे अम, इसका उदाहरण हो गया। पंचमा अक्षर बिंदु मतलब वर्ण के बाद जो बिंदु लगे रहता है जैसे अंगा, ये इसका उदाहरण हो गया, ठीक है। खड़ी पाई में बता दिया, शिरोरेखा में बता दिया, ठीक। अब ताड़नजात चिन्ह या ताड़नजात बिंदु बताया आपको अड़ा, ठीक है। नुक्ता चिन्ह के बारे में भी बताया, जैसे जा के पहले अगर पहले बिंदु लग जाए तो उसको हम नुक्ता चिन्ह या नुक्ता बिंदु कहते हैं, जैसे जा, ठीक है। चलिए अब हम व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं, जिसमें पहला है अध्ययन की सरलता हेतु, जिसके अंतर्गत आता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और ताड़नजात व्यंजन। दूसरा है घोष या कंपन्य के आधार पे, जिसके अंतर्गत आता है सघोष या घोष व्यंजन, ठीक है। दूसरा है अघोष व्यंजन। तीसरा है प्राण वायु के आधार पर, के अंतर्गत आता है अल्प प्राण, उसके बाद महाप्राण। कुछ विदेशी व्यंजनों का इस्तेमाल भी हम हिंदी भाषा में करते हैं। उन सभी चीजों के बारे में अब हम बहुत ही विस्तार पूर्वक हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत हम करते हैं स्पर्श व्यंजन के साथ। स्पर्श व्यंजन, इसी को स्पर्शी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसी का अन्य नाम वर्गीय व्यंजन भी है, ठीक है। अब इसका नामकरण कैसे कैसे हुआ वो भी मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ के स्पर्श से बोला जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। मतलब जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ के स्पर्श
स्पर्श मतलब टच होके बोले जा रहे हैं, उन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। चलिए अब मैं आपको एक चित्र के माध्यम से इन सभी चीजों को समझाता हूं। देखिए, हालांकि मेरा चित्र बनाने का बहुत अच्छा टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के सामने। देखते रहिए। ठीक है, देखो ये समझ रहे हो ना, ये क्या है, ये बाल है, ये नाक है, ये होंठ है, ये ठुड्डी है, ये गला है, ये बाह है। ठीक, ये अपने को समझ में आ रहा है, इतना चीज अपने को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्या है, ये दांत है, ये दांत है, और दांत के ऊपर मसूड़ा रहता है, दांत के ऊपर मसूड़ा रहता है, इसी को संस्कृत में मूर्धा कहते हैं। ठीक है, और मसूड़े के जस्ट बाद शुरू हो जाता है हमारा तालू। ठीक है, दांत हो गया, दांत के ऊपर मूर्धा या मसूड़ा, मसूड़ा के जस्ट बाद शुरू हो जाता है तालू। ठीक है, और यहां नीचे में रहता है गले के पास, यहां पर मेरे को कलर चेंज कर लेता हूं, यहां गले में रहता है, इसको बोलते हैं कंठ, कंठ। ठीक है, और देखो कंठ हो गया, ये कंठ हो गया, ये कंठ, और यहां सामने में रहता है, इसको होंठ बोलते हैं। चलिए मान लीजिए आपको कुछ किसी के सामने विचार प्रकट करना है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, तो आप अपनी भावनाओं को शुरुआत कहां से करोगे, अपने दिल से करोगे। ठीक है, कुछ अगर बोलना है तो आप अपने मन से बोलोगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ट्रिक भी सिखा रहा हूं कि किस किस तरह से आप अपने मुंह से आवाज निकालोगे। ठीक है, तो देखिए पहला चीज आता है कंठ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताया यहां दांत रहता है, दांत के ऊपर मसूड़ा रहता है जिसको मूर्धा बोलते हैं, और ये है तालू। ठीक है, ये तालू, और ये है होंठ, ये है होंठ। ठीक है, कंठ, ये दूसरा है तालू, तीसरा है मसूड़ा, उसी को बोलते हैं मूर्धा, और ये है दंत, और ये है ओष्ठ। संस्कृत में होठ को ओष्ठ बोलते हैं। ठीक है, देखिए हमको कुछ मन से कुछ बात को निकालना है, या दिल से किसी बात को अपने को निकालना है, तो अब हम किस किस चरण से होते हुए मुख के बाहर से हम शब्द निकालते हैं हिंदी व्याकरण के अनुसार। ठीक है, हिंदी व्याकरण के अनुसार कुछ वर्णों को जब हम बोलते हैं तो कहां कहां से स्पर्श होते हुए वो ध्वनि हमारे मुख मुख से निकलती है। मैं एक बार इसको कलर फिर से चेंज करता हूं और अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, तो देखो दिल से कुछ बात निकलता है तो पहले आता है कंठ में। ठीक है, कंठ आता है, कंठ के बाद कहां जाएगा, वो तालू में जाएगा, तालू में टच करेगा, कंठ में पहले टच किया, दूसरा तालू में, तालू के बाद मूर्धा में, मूर्धा के बाद दंत में, दंत के बाद ओष्ठ से टच करते हुए कोई बात बाहर निकलता है। ठीक है, कोई बात बाहर निकलता है। आपको सभी चीज समझ में आ गया ना, ये देखो तालु किसको बोलते हैं, मूर्धा किसको बोलते हैं, दंत, ओष्ठ और कंठ किसको बोलते हैं, सभी चीज समझ में आ गया। और चरण भी समझ में आ गया कि पहला चरण क्या है, कंठ है, दूसरा क्या है, देखो ना आप यहां से पहला कंठ आएगा, उसके बाद क्या आएगा, तालु आएगा, फिर आगे बढ़े तो मूर्धा आएगा, मूर्धा के बाद दांत आएगा। ठीक है, दांत के बाद क्या आएगा, ओष्ठ आएगा। ठीक है, उसके बाद आवाज मुंह से बाहर निकल जाएगी। तो चलिए इसी चीज को हम फिर से देखते हैं कि जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ के स्पर्श से, स्पर्श मतलब टच होना से बोले जाते हैं, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, और कुछ पुस्तक में इसको स्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, हालांकि वही है, स्पर्श और स्पर्शी एक ही चीज है। इसको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, क से मां तक के वर्ण वर्गों में बटे रहते हैं, इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके बाद वाले स्लाइड में इसको समझाऊंगा। ये 5 वर्ग में बटे रहते हैं, बस अभी आपको समझाने वाला हूं इस चीज के बारे में। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और इनकी संख्या 25 होती है। चलिए अब मैं समझाता हूं आपको।
स्पर्श व्यंजन जिसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए वर्ग, देखिए इन व्यंजनों के पहले वर्ण के नाम, पहले वर्ण के आधार पर उस वर्ग का नाम रखा गया है। जैसे क वर्ग, ठीक है, क वर्ग, इसका पहला वर्ण क्या है? क है। ठीक है, ये देखो, ये पहला वर्ण हो गया, ये दूसरा वर्ण हो गया, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, ये पांचवा वर्ण। ठीक है, क वर्ग का पहले वर्ण के अनुसार उस वर्ग का नाम रखा गया है। च वर्ग के पहले वर्ण के अनुसार च वर्ग रखा गया है, उस वर्ण का पूरा वर्ग का नाम रखा गया है। टा वर्ग का पहले वर्ण के अनुसार उस वर्ग का नाम रखा गया है। उसी प्रकार यहां भी उसी ऐसे ही नाम रखा गया है। ठीक है, देखो क वर्ग, क वर्ग देखो, क आ गया, क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, क वर्ग का पहला क्या है आपसे पूछेगा, तो क वर्ग का पहला वर्ण है क वर्ण, दूसरा वर्ण है ख वर्ण, तीसरा है ग वर्ण, चौथा है घ और पांचवा अंगा। ठीक है, देखिए कुल कितने वर्ग है? कुल 5 वर्ग है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। तो टोटल कितने हो जा रहे हैं? 25 वर्ण हो जा रहे हैं। ठीक है, टोटल हो जा रहे हैं 25 वर्ण। ठीक है, मैं आपको भी बताया ना टोटल कितने हैं, स्पर्श व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, चलिए देखिए का वर्ग के बारे में बात करें तो इसमें 5 वर्ण होता है, का वर्ण, खा वर्ण, गा वर्ण, घा वर्ण, अंगा वर्ण। ठीक है, मैं कलर इसको फिर से एक बार चेंज कर लेता हूं। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंगा। और मैं आपको बताया ये पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, पांचवा होता है। ठीक है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है, जिसको कंठ ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, च वर्ग के बारे में बात करें तो च, छ, ज, झ, इया, च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोग स्किप बिल्कुल भी मत करेंगे, मैं आपको बहुत कुछ चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा आपको। हालांकि मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं, और लेकिन मैं आपको पूरा चीज क्लियर कर दूंगा। चलिए देखो, ये है प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो होता है, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है, इसे हम पंचमा अक्षर कहते हैं। ठीक है, इसको हम पंचमा अक्षर कहते हैं। अंगा, निया, अणा, ना, मा। ठीक है, चलो ये चीज अपन जान गए। च वर्ग में देख रहे थे अपन च, छ, ज, झ, निया। ठीक है, देखो मैं झा के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये है झा, झंडा के झा। ठीक है, इसी झा को इस प्रकार से भी लिखते हैं कई पुस्तकों में ऐसे। पहले, अभी नहीं, पहले की पुस्तकों में आप देखोगे तो झा को कई जगह ऐसे भी लिखा गया है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ये अमानक है, ये अमानक है। मानक वर्ण उनको बोलेंगे जो हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, जिन जिन वर्णों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है उन वर्णों को हम मानक वर्ण कहते हैं, और जिन वर्णों का प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं किया जाता है उन्हें हम अमानक वर्ण कहते हैं। ठीक है, ये जो भाग है ये अमानक वर्ण है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा अमानक वर्ण है, तो देखो ये ऑप्शन जरूर देगा। ये मतलब ये झा ही रहता है, लेकिन ये भा के भा लिखते हैं और यहां से ऐसे डंडी निकाल देते हैं इस प्रकार से, तो ये भा टाइप का दिखाई देता है, जो कि अमानक वर्ण है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए ट वर्ग के बारे में बात करें, ट, ठ, ड, ढ, अणा। ठीक है, इसका उच्चारण होता है मूर्धा में, मूर्धा के सहारे से। त वर्ग के बारे में बात करें तो त, थ, द, ध, न, इसका उच्चारण दंत से होता है, दांत से। ठीक है, पा वर्ग के बारे में बात करें तो प, फ, प, भ, म, इसका उच्चारण ओष्ठ से होता है, होंठ से होता है। ठीक है, चलो, और ये बताया आपको ये पंचमाक्षर होते हैं। चलिए, अच्छा इसके बारे में भी आपको मैं बताता हूं। ये है डमरू के डा। ठीक है, ये है डमरू के डा। ये है संस्कृत, संस्कृत व्याकरण से, संस्कृत वर्णमाला से इस वर्ण को उठाया गया है। इसी के नीचे यदि मैं ताड़न या चन्य लगा दूं तो ये हो जाता है अड़ा। ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं बड़ा। ठीक है, ये अड़ा हो गया। और उसी प्रकार ये ढक्कन के ढा हो गया। इसी के नीचे यदि मैं ताड़न जा चिन्ह लगा लूं तो ये बन जाता है अढ़ा। ठीक है, ठीक है,
अढ़ा, और इनसे किसी भी शब्द का शुरुआत नहीं होता। चलिए अब और कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। ये ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप बहुत ही अच्छे से याद रखो, और सम परीक्षक के एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इसी ट्रिक में से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज को, ये ट्रिक को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखो, और 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन सम परीक्षक के एग्जाम में इसी ट्रिक से बन जाएंगे। देखिए, हमको कुछ भी चीज प्राप्त करना होता है, कुछ भी लक्ष्य प्राप्त करना होता है, तो हमको क्या करना चाहिए, तब करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तब करना चाहिए। और यदि हमको हिंदी व्याकरण में पकड़ बनाना है, तो हमको कौन सा तप करना है, हमको कचट तप करना है। कौन सा तप करना है, कचट तप करना है, ठीक है। आप भी तप करोगे ना, यस और नो, करोगे ना? तो चलिए 5 बार बोलिए कचट तप करके 5 बार बोलो आप, ठीक है। कचट तप, कचट तप, कचट तप, कचट तप, कचट तप, ठीक है। 5 बार बोलिए। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप 5 बार बोल लिए हैं। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, केटीएम 2। देखो दोस्तों, पहले क्या होता था, एटीएम का प्रयोग किया जाता था पहले, ठीक है। अभी भी किया जाता है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा एटीएम का प्रयोग किया जाता था। फिर अब क्या आया, कार्ड्स आने शुरू हो गए, अब मतलब वॉलेट आने शुरू हो गए मोबाइल में, ठीक है। तो देखो, अब किसका प्रयोग किया जाता है, अब पेटीएम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आजकल पेटीएम का प्रयोग किया जाता है, पहले एटीएम का प्रयोग किया जाता था, आजकल पेटीएम का प्रयोग किया जाता है। मैं जो जो बता रहा हूँ वो ट्रिक है ना, ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए। लेकिन अब हमें क्या चीज का प्रयोग करना है जानते हो, केटीएम का प्रयोग करना है। अब हमको किसका प्रयोग करना है, केटीएम का। आपको कुछ सामान लेने जाना है, और मान लीजिए आप अपने पिताजी से पैसे मांगे, और आपके पिताजी आपको एटीएम दे रहे हैं या पेटीएम दे रहे हैं, तो आप मना करना, मेरे को एटीएम या पेटीएम नहीं चाहिए, मेरे को केटीएम दो। क्या दो, मेरे को केटीएम दो। क्या दो, केटीएम दो। अब मैं आपको समझाता हूं कचट तप और केटीएम 2 से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हम याद किए अभी कचट तप, और दूसरा क्या याद किए, केटीएम 2, ठीक है। चलो देखिए, ये है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इसको ध्यान से देखिए, ये क्या बन रहा है, कचट तप, क च ट त प, ये बन गया कचट तप, ठीक है। और देखिए यहां क्या बन रहा है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, इसको मैं लिख लेता हूं के। तालु है, च वर्ग का उच्चारण स्थान को टी लिख लेता हूं, इसको एम लिख लेता हूं, टा वर्ग का, ठीक है। और ये द और ये ओ क्या बन गया, केटीएम 2, ठीक है। तो देखिए, ये अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लगा लोगे ना, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ता वर्ग का मूर्धा, ता वर्ग का दंत, और पा वर्ग का ओष्ठ है। ये पहचान लोगे ना दोस्तों। ये ये उच्चारण स्थान से प्रश्न हर एग्जाम में आता ही है, और सम परीक्षा के एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, याद रखो, आएगा ही आएगा, दिखना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूं इसी ट्रिक के माध्यम से। ये क्वेश्चन आया है संयुक्त भर्ती के परीक्षा SDAG 2018 में। चलिए मैं बताता हूं। ये पूछ रहा है च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तो देखिए, मैं आपको क्या बताया, आप क्या करना, कचट तप लिख लेना, कचट तप, ठीक है। कचट तप, ठीक है। यहां के लिख लेना केटीएम 2, केटीएम द ओ, केटीएम 2 लिख लिया, ठीक है। तो देखो, का उच्चारण क्या है, स्थान कंठ है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। टा वर्ग का स्थान, उच्चारण स्थान मूर्धा है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। पा वर्ग का ओष्ठ है। तो देखो यहां पूछ रहा है चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन नंबर बी, तालु है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं पंचमा अक्षर को। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताया भी था कि हर वर्ग का जो 5वां जो वर्ण होते हैं, इसी को ही हम पंचमा अक्षर बोलते हैं, क्योंकि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचवा नंबर में आ रहा है करके इसको पंचमा अक्षर बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कौन कितनी है, 5 होती है, ठीक है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। ये कौन कौन से है, अंगा, इया, णा, ना, मा। इया को कई लोग निया भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये पंचमा अक्षर है, इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। इनका उच्चारण नाक या नासिका से होता है।
इसीलिए इसे नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा है, ठीक। मैं जो जो पॉइंट बताते जा रहा हूं सब अपने आप में प्रश्न बनने की योग्यता रखते हैं। अगला देखते हैं, संस्कृत के अनुसार शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ण का हो उसके ठीक पहले वर्ग का पंचमा अक्षर प्रयुक्त होता है। चलिए मैं इसको और अच्छे से आपको समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझाता हूं इसी चीज को। देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं अनुनासिक का नियम, ठीक है। अनुनासिक का नियम मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, जैसे देखो, मैं लिखा हिंदी, मैं लिखा हिंदी, क्या मैं सही लिखा हूं क्या? हाँ, मैं बिल्कुल सही लिखा हूं। मैं एक और तरीके से लिखता हूं, हिंदी, ठीक है। क्या ये भी सही है क्या? हाँ, ये भी सही है। हिंदी को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं और हिंदी को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, दोनों सही हैं, ठीक है। अब इसको हम चेंज कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ के एग्जाम में नहीं आए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाहर जो दूसरे एग्जाम हो गए, जैसे यूपी का कोई एग्जाम हो गया, बिहार, राजस्थान, वैसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो देखो, अनुस्वार, ठीक है। देखो, अनुस्वार मतलब क्या होता है, ये अम, ये अनुस्वार है। अनुस्वार के बाद जो वर्ण आते हैं उसी वर्ण के वर्ग का पंचमा अक्षर या पंचम अक्षर में अनुस्वार बदल जाता है। एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे ये दंड का एग्जांपल दिया, ये लिखा है दंड, ठीक है। अनुस्वार के बाद जो वर्ण आता है, ये है अनुस्वार के बाद जो वर्ण आया, ये वर्ण आया, उसी वर्ण के वर्ग का पंचम अक्षर, ड का पंचम अक्षर क्या होगा? क्या होगा? देखो, ट, देखो, ट, ठ, ड, ढ, अणा, ना। ड का पंचम अक्षर क्या होगा? ट, ठ, ड, ढ, अणा, ठीक है। इसी का पंचम में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, और आधा हो जाएगा, ये भी याद रखना। जैसे देखो, द, इसी का पंचम क्या है? अणा का आधा, और डा। दंड को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और दंड को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, अब मैं एक एक करके एक एक चीज को समझाता हूं। अंक, अंक को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और दूसरा प्रकार से हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? पंचमाक्षर के सहयोग से। देखिए, अनुस्वार के बाद जो वर्ण आया, ठीक है, अनुस्वार के बाद जैसे का वर्ण आ रहा है, इसी का पंचमाक्षर क्या हो जाएगा? अंगा, उसको आधा कर लेते हैं, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अंगा, अंक, ठीक। कंपन को किस प्रकार से लिख सकते हैं? अनुस्वार के बाद जो वर्ण आ रहा है, जैसे पा, पा का पंचमाक्षर क्या होगा? मां, मां का आधा ये पन, ये कंपन बन गया, ठीक है। झंडा को कैसे लिख सकते हैं? झा, अनुस्वार के बाद आ रहा है डा, डा का पंचमा अक्षर होता है अणा, का आधा कर लेता हूं और ये डा, झंडा लिख लिया। घमंड को कैसे लिख सकते हैं? घा, अनुस्वार के बाद आ रहा है डा, डा का पंचमा अक्षर अड़ा, ना, अड़ा का आधा कर लिया, और ये यहां पर बन गया घमंड, ठीक है। ठीक है, ये देखो, यह यहां बन गया घमंड, ठीक है, समझ गए ना। चलो, संत को कैसे लिखेंगे? देखिए, अनुस्वार के बाद आ रहा है ता, ता का पंचमा अक्षर क्या होगा? ना, ना को आधा कर लेते हैं, संत, ठीक है। अब पंच को कैसे बनाएंगे? अनुस्वार के बाद आ रहा है चा, चा का पंचम अक्षर क्या हो जाता है? निया या इया, ठीक है। इसको आधा कर लेंगे तो कैसे बन जाएगा? प, निया, आधा निया, पंचमुखी। हम इन दोनों प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आने की संभावना है, मतलब। अब देखो, पंचानन, इसको कैसे लिख सकते हैं? अनुस्वार के बाद आ रहा है चा, चा का पंचम अक्षर होता है निया या इया, ठीक है। ये लिखे ना, पंचानन, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पंचानन। उसी प्रकार से हम और भी कुछ चीजों को लिख सकते हैं, जैसे संधि को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, इस प्रकार से भी लिख सकता हूं। अनुस्वार के बाद आ रहा है धा, ना, सॉरी, धा, धा का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? ता, था, द, धा, ना, ठीक है। तो ये ना आ गया और संधि बन गया। दंभ, ना, पा, फा, बा, भा, मा, आधा मा आ गया।
अंग, ठीक है, गा, का खा गा घा अंगा, आधा अंगा आ गया, ठीक है। डा ना, तो टा ठा डा डा अणा, आधा अणा आ गया। चंचू, चा, चा छा जा जा इया, इया आ गया आधा, ठीक है। हिंद, दा में क्या आ जाएगा, ता था दाधा ना, आधा ना आ गया, ठीक है। तो देखो मैं एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा दिया हूं। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, कुछ टेंशन नहीं है। मैं जो चीज समझाया हूं उतना ही पढ़ लोगे तो 100% आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनसे हिंदी शब्दकोश में कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। मतलब हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। जैसे अढ़ा, इससे कोई शब्द की शुरुआत नहीं होती। अढ़ा, इससे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। अंगा से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। इया से शब्द की शुरुआत नहीं होती और अणा से शब्द की शुरुआत नहीं होती। और कई जगह ये भी पूछता है कि किसी भी प्रश्न की शुरुआत हम कौन से वर्ण से नहीं कर सकते। तो याद रखना, इन 5 वर्ण से किसी भी शब्द प्रश्न वाक्य की शुरुआत हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे कोई शब्द की शुरुआत होती ही नहीं है। ये शब्द में प्रयुक्त तो होते तो जरूर हैं, लेकिन शुरुआत नहीं होती है। अनुस्वार का तद्भव रूप अनुनासिक होता है। इसको मैं आपको स्वर में भी पढ़ाया हूं, अयग्वा में भी पढ़ाया हूं, अभी फिर पढ़ा रहा हूं। अनुस्वार का तद्भव रूप अनुनासिक होता है। अनुस्वार क्या होता है? अम। इसी का तद्भव रूप क्या होता है? अनुनासिक, मतलब ये आ, ठीक है। और इसी का तत्सम रूप अनुस्वार होता है। बिना चंद्र बिंदु के निर्नुनासिक बोलते हैं। जिन भी वर्णों के ऊपर यदि हम चंद्र बिंदु लगाते हैं उन्हें अनुनासिक बोलते हैं। जिन भी वर्णों के ऊपर हम चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं उन्हें निनुनासिक बोलते हैं। जैसे यहाँ का में अगर चंद्र बिंदु लगा दिया तो ये अनुनासिक बन गया, और क को अगर मैं सिंपल लिख दिया तो ये निनुनासिक बन गया। इन सभी चीजों को मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। बताने का तो बहुत कुछ चीज है, लेकिन मैं सभी चीज अगर एक ही वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। विद्यार्थियों का मांग है कि वीडियो को छोटा छोटा बनाइए, 30 मिनट के आसपास का बनाइए। तो मैं वही प्रयास कर रहा हूं कि उतने ही देर का मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे का आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, इस कोर्स के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी मात्र आधा मिनट में देना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको हर एक टॉपिक का वीडियो बना के दूंगा, और जितना भी चीज मैं आपको पढ़ाया रहूंगा, नोट्स मैं आपको पीडीएफ के रूप में सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और प्रत्येक टॉपिक का मैं टेस्ट लूंगा। टेस्ट के बाद उसके क्वेश्चन और आंसर का व्याख्या मैं वीडियो के फॉर्म में आपको दूंगा, ठीक है। और उसी व्याख्या का मैं जो पीडीएफ बनाए रहूंगा उसको भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को 2 ई बुक प्रोवाइड करूंगा, जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी हिंदी के क्वेश्चन आए हैं सब आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास चैटिंग की फैसिलिटी भी है, आप चैटिंग करके भी हमसे डाउट पूछ सकते हो। और जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़कर लाइव डाइव क्लास करेंगे, ठीक है। दोस्तों, ये कोर्स आपको कहां से प्राप्त होगा? ये कोर्स आपको प्राप्त होगा मनोबल द लर्निंग ऐप से। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हो तो इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया है। आप जैसे हमारे एप्लीकेशन के होम पेज में जाओगे तो स्टोर में ही आपको, सामने में ही होम पेज में ही आपको स्टोर का बटन मिलेगा, वहां से आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हो। और आज के क्लास का फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या हमारे एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ऐप से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कहाँ कोर्स है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।